वेलकम स्टूडेंट्स, रिंग थ्योरी के छठवें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे फील्ड का डेफिनेशन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, लेट एफ बी अ सी आर यू इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन एफ इज फील्ड। देखिए सबसे पहले आपको एफ जो आप ले रहे हैं रिंग है ना, रिंग ही आगे चल के फील्ड बनता है। तो जो आप रिंग लेंगे उसे क्या होना पड़ेगा, सी आर यू होना पड़ेगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, कम्यूटेटिव और यूनिटी ये दो प्रॉपर्टी उसके पास होनी पड़ेगी, इसके बाद ही आप आगे चेक करोगे। देन उसमें बोला गया है इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ, जो रिंग के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब आप बोलेंगे कि जो आपने रिंग लिया है वो फील्ड हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि फील्ड का कोई एक डेफिनेशन नहीं होता, बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं। जैसे मैंने आपको जो बुक रिकमेंड किया है आर कुमार का, उसमें आप देखोगे तो एक डिवीजन रिंग का डेफिनेशन होता है। तो फील्ड का डेफिनेशन भी उसी से रिलेटेड है कि अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। तो एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है। एक और डेफिनेशन होता है कि एन आईडी इज सेड टू बी, एन इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी फील्ड इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ऐसा करके दो तीन ऐसा बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो चलिए इसके थ्रू हम एक एग्जांपल देखते हैं। Z प्लस डॉट, इसे मैं लेता हूं R, रिंग यहां पर दिया हुआ है Z प्लस डॉट, मतलब इंटीजर्स का सेट है। अब मैं चेक करता हूं कि क्या ये मेरा फील्ड होगा। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, R को CRU। तो मेरा जो R है वो क्या है, एक CRU है, कम्यूटेटिव रिंग है Z और इसके पास यूनिटी है 1। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इफ f हैज ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, z के अगर सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा f में तब आप उसे फील्ड बोलोगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/2, है ना, लेकिन 1/2 तो बिलोंग नहीं करता मेरे रिंग में। z में कहाँ बिलोंग करता है, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली 3 का नहीं करेगा। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो रिंग है Z प्लस डॉट ये आपका फील्ड नहीं होगा। ठीक है, नॉट फील्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। यहीं पर अगर आपको दे दिया जाए R इज इक्वल टू Q प्लस डॉट, तो Q आपका CRU होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, एंड Q आप जानते हो कि Q के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए आपने ले लिया 2, तो 2 के लिए 1/2 बिलोंग करता है Q में। आपने ले लिया 5/3, तो 5/3 के लिए 3/5 बिलोंग करेगा Q में। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं Q के, उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है Q के अंदर में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q आपका एक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप रिजल्ट लिख सकते हैं, Q प्लस डॉट R प्लस डॉट C प्लस डॉट, ये सब के सब क्या है, रिंग है, सॉरी ये सब के सब फील्ड है। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर, एन इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन को आप फील्ड कब बोलोगे, जब इंटीग्रल डोमेन के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए। ठीक है, सेम डेफिनेशन है, देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया था, CRU, है ना, और यहाँ पर वो क्या बोल दिया, ID, क्योंकि ID एक्चुअल में होता क्या है, CRU होता है विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये प्रॉपर्टी तो उसके पास हो गई, है ना, तो ये वाला एक नया डेफिनेशन हो गया। तो इसकी हेल्प से आप एक रिजल्ट बना सकते हो। देखिए ID जो होता है इंटीग्रल डोमेन, वही आगे चल के क्या बनता है, फील्ड बनता है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास फील्ड है, अगर आपके पास फील्ड है पहले से, तो इसका मतलब क्या है कि वो आईडी भी रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आईडी में ही अगर ईच नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तब वो फील्ड बन जाता है। इसका मतलब क्या है, जितने भी फील्ड होते हैं वो ऑटोमेटिकली आईडी होते हैं, मतलब फील्ड लेने से आपका आईडी इंप्लाई हो जाएगा। ओके, लेकिन यहीं पर अगर आप नॉट आईडी लेते हैं, नॉट आईडी का मतलब क्या है, कोई सा भी आपने एक रिंग लिया वो आईडी नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो फील्ड भी नहीं होगा। ठीक है, फील्ड इंप्लाइज आईडी होता है, नॉट आईडी इंप्लाइज नॉट फील्ड। अगर आपके पास आईडी नहीं बनता तब वो आगे चल के फील्ड भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसका एक आप इजी एग्जांपल देख सकते हो, Z10। ठीक है, R इज इक्वल टू, अगर आप Z10 लेते हो तो Z10 क्या होता है, एक
Z10 आपका Z10 के पास आपके पास 0 डिवाइजर है ना। देखिए 2 और 5 आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स है जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाता है 0। इसका मतलब क्या हुआ, Z10 क्या होगा, Z10 हैज 0 डिवाइजर। इसका मतलब ये हो कि Z10 आपका आईडी नहीं होगा, है ना, नॉट आईडी। अब अगर वो आईडी नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट फील्ड। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर एक नोट देखते हैं, ZP वेयर P इज प्राइम इज ऑलवेज फील्ड। ठीक है, ZP हमेशा आपके पास फील्ड होगा। और P के अलावा अगर आप P को अगर आप प्राइम नहीं नंबर नहीं लेंगे तब वो फील्ड नहीं होगा। ठीक, अभी हमने देखा था Z10 में एग्जांपल, ऐसे ही Z15 ले लीजिए, Z12, ये सब के सब फील्ड नहीं होंगे, ZP हमेशा फील्ड होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर रिंग का ऑर्डर, ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ R इज इक्वल टू P, देन R इज फील्ड। इसका मतलब ये है कि क्या प्राइम ऑर्डर के जो रिंग होते हैं वो हमेशा फील्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ZP हमेशा फील्ड होता है। तब आप इस चीज़ को सोचिए कि क्या कोई भी प्राइम ऑर्डर का रिंग हमेशा फील्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप 2 मिनट सोचिए, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ R इज इक्वल टू 2Z4। ठीक है, 2Z4 का मतलब क्या होता है, 2 एलिमेंट, मैंने पुरानी वीडियो लेक्चर्स में बताया था। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं 2 को लेता हूँ, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, मॉड्यूलो 4 लगाने से हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका नॉट आईडी होगा। अब अगर ये आईडी नहीं है तो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि अगर कोई भी रिंग आईडी नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि वो नॉट फील्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिंग का ऑर्डर प्राइम नंबर हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो फील्ड होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए एक और आपके लिए होमवर्क है, आपको चेक करना है कि ZP क्रॉस ZP फील्ड होगा क्या। ठीक है, इस चीज को आप चेक करेंगे, ZP क्रॉस ZP फील्ड होगा क्या, पहला। सेकंड है आपके पास ZP क्रॉस ZQ। ठीक है, जहां P और Q प्राइम है और यहाँ पर P और Q डिस्टिंक्ट प्राइम है, ये भी क्या फील्ड होगा। ये चीज आपको चेक करना है, दोनों को आप चेक करके जरूर ट्राई करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ZI प्लस डॉट के लिए इज फील्ड। जो आपका गॉसियन इंटीजर होता है वो क्या फील्ड बनाएगा। ठीक है, अब अगर ये फील्ड बनाएगा तो हमें क्या चेक करना है कि देखिए ये आपका CRU गिवन है, पहले से आप जानते हो कि ZI आपका CRU होता है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और नॉट। यहां से आपका ये हो जाएगा कि फील्ड होगा या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ZI में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा, ये 4 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है इटसेल्फ, -1 का -1 होगा, I का -I होगा और -I का I होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा कोई सा भी आप एलिमेंट लेते हैं, 1 + 2i, 2 + 4i या 3 + 5i, कोई सा भी एलिमेंट आप लोगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, 3 + 5i में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 1 मिल जाए। ठीक है, इसमें आप किस a + ib का मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 1 मिल जाए। तो ऐसा कोई भी आपको a + ib नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ZI के ईच एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स ये नॉट फील्ड होगा। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, QI इज फील्ड। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा। हमें क्या चेक करना है, हमें ये देखना है कि QI के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, जैसा हमने ZI में किया था। देखिए ZI में तो हमें पता था कि 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसे हम पूरी तरीके से प्रोसेस में कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, कोई भी एक रेंडमली एलिमेंट ले लिया, a + ib बिलोंग करेगा QI में। ठीक है,
क्यू आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, ए प्लस आई बी होता है, ठीक है। जो ये साइड में आई रहता है उसे आई इस फॉर्म में लिखा जाता है और ए और बी की चॉइसेस होती है क्यू से। तो इस तरीके से हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे इसका इनवर्स चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, एक ऐसा एलिमेंट मिले जिसको मैं वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाए, 1, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ए प्लस आई बी का इनवर्स, ये इसे एक मैं एलिमेंट मान लेता हूँ सी प्लस आई डी। सी प्लस आई डी एक नया एलिमेंट है जो कि ए प्लस आई बी का इनवर्स है। अब इनवर्स है मतलब किस फॉर्म में होगा, पावर में -1। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए प्लस आई बी, ठीक है। अब इसका मैंने क्या किया, रैशनलाइजेशन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं रैशनलाइजेशन करूंगा तो मेरे पास ऊपर में क्या आ जाएगा, ए माइनस आई बी, नीचे में क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पर रैशनलाइजेशन करने पे प्लस बनेगा ना, माइनस नहीं बनेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसको आप कर सकते हो 1 अपॉन ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर प्लस बनेगा, ठीक है। प्लस बनने के बाद मैंने क्या किया, इसे अलग अलग कर लिया, आई बटा वाले टर्म्स को अलग कर लिया और ए वाले टर्म्स को अलग कर लिया, ठीक है। अब चूंकि ये जो वैल्यू है वो सी प्लस आई डी के बराबर थी, तो अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो सी की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी की वैल्यू मिल रही है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है वो हो जाएंगे इनवर्स। अब मुझे सिर्फ इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ये जो एलिमेंट है वो वापस से क्यू में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। देखिए जो क्यू का स्ट्रक्चर होता है, जब भी आप क्यू का स्ट्रक्चर लिखते हो क्यू आई का, तो ये क्या होता है, ए प्लस आई बी, सच दैट ए और बी कहाँ से होते हैं, क्यू से होते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपका सी प्लस आई डी आया है, तो सी कैसे फॉर्म में आए हैं, ए अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी कहाँ के एलिमेंट है, रेशनल के एलिमेंट है, तो ये वापस से क्या मिलेगा, आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों कहाँ बिलोंग करेंगे, क्यू में बिलोंग करेंगे, ठीक है। अगर सी और डी क्यू में बिलोंग करेगा तो सी प्लस आई डी कहाँ बिलोंग करेगा, क्यू आई में। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई से भी आप एलिमेंट लोगे तो उसके लिए आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यही काम अगर आप z में करते तो देखिए a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जरूरी नहीं है कि ये एलिमेंट इंटीजर से होता, इसलिए हमारे पास वहां पर सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर मान लीजिए आपने लिया 2 + 3i, ठीक है। ये आपने एक एलिमेंट लिया, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे c, तो c का वैल्यू यहाँ पर है, सॉरी a का वैल्यू यहाँ पर 2 और b का वैल्यू यहाँ पर 3, ठीक है। तो अगर आप c की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 + 9 और d की वैल्यू हो जाएगी -3 अपॉन 4 + 9, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 13, ये हो जाएगा -3 अपॉन 13। अब इसे आप वापस से पुट कर दीजिए c प्लस आई डी की जगह में, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 अपॉन 13 -3i अपॉन 13। ये एलिमेंट हो गया c प्लस आई डी। अब ये इनवर्स है तो इसे आप इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। देख लीजिए ये आपका पास हो जाएगा 13, अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ ये हो जाएगा 4 + 9, 13 अपॉन 13 = 1। तो यहाँ पर इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड, ओके। तो इसको आप ध्यान से समझिए कैसे हमने इसे पूरी तरीके से फील्ड प्रूफ किया है, क्योंकि हम जानते थे यहाँ पर क्यू आई सी आर यू होता है, हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है, ओके। अब आपका होमवर्क ये है कि आप Q√2 को चेक करेंगे कि क्या ये फील्ड होगा, ओके। Q√2 और आपको एक और चीज चेक करना है Z√2, इन दोनों में आप चेक करिए कि ये फील्ड होंगे या नहीं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिए, आपका ही नॉलेज यहाँ पर शार्प होगा। चलिए आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। इफ f इज फील्ड देन f हैज एक्जैक्टली 2 आइडियल्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर आपके पास f फील्ड है तो उसके पास सिर्फ 2 ही आइडियल होंगे, ठीक है। और कौन कौन से वो आइडियल होंगे, एक हो जाएगा आपका आइडेंटिटी एंड एक हो जाएगा वो जो रिंग है वो इटसेल्फ, फील्ड है इटसेल्फ, ठीक है। तो फील्ड के पास सिर्फ 2 आइडियल होंगे, एक आइडेंटिटी और वो फील्ड इटसेल्फ, ओके। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी रिंग के पास सिर्फ 2 ही आइडियल हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो फील्ड हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए 2Z4 को ले लेते हैं, 0 और 4, इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। ऑर्डर 2 है, यहाँ पर एक फील्ड आपके एक आइडियल आज आपके पास आ जाएगा I1 आइडेंटिटी और I2 हो जाएगा 2Z4। देखिए आपके पास सिर्फ 2 ही आइडियल हैं
लेकिन आप जानते हो कि ये फील्ड नहीं होता, सॉरी ये आपका 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान से याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट नोट देखते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है फील्ड हैज एग्जैक्टली 1 प्राइम एंड 1 मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, देखिए आपने अभी भी ये पढ़ा कि फील्ड के पास सिर्फ 2 ही आइडियल होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि वो 2 आइडियल में से कौन कौन से आइडियल ऐसे हैं जो प्राइम होंगे और कौन मैक्सिमल होगा। ठीक है, तो देखिए अगर F फील्ड है तो उसके पास सिर्फ 2 ही आइडियल होगा, आइडेंटिटी और F इटसेल्फ। ठीक है, हम प्राइम और मैक्सिमल आइडियल में डेफिनेशन जानते हैं कि जब भी आप प्राइम या मैक्सिमल आइडियल लेते हो तो आपको जो रिंग है उसे आप नहीं ले सकते, तो यहाँ पर ये वाला कट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ सिंगलटन 0। तो इसका मतलब जो सिंगलटन 0 है आइडियल वही आपका प्राइम भी होगा और एंड मैक्सिमल भी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि फील्ड में आपका प्राइम और मैक्सिमल आइडियल सेम होता है, सिंगलटन 0, ये चीज ध्यान रखना आप। आगे देखते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का डेफिनेशन। देखिए लेट R बी अ रिंग एन एलिमेंट A belongs to R is said to be idempotent element if A square is equal to identity। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को, रिंग के किसी भी एलिमेंट को हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कब कहेंगे, जब A स्क्वायर पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अब यहाँ पर A स्क्वायर का मतलब क्या है, A इंटू A। ठीक है, A को A के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 बार। ठीक है, A स्क्वायर का मतलब क्या है, A इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पर आप A स्क्वायर का मतलब ऑपरेशन होगा ऐसा मत समझना ना, हमने पहले क्या देखा था, A ऑपरेशन A, ये इसका मतलब नहीं होता। A स्क्वायर का मतलब है A इंटू A। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या हो जाएंगे, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। Z में देखते हैं, Z प्लस डॉट में कि आपके पास कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं और वो कौन कौन है। ठीक है, तो देखिए 1 बिलोंग करता है Z में, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 1। ठीक है, तो ये आपका एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0, तो ये भी आपका एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो गया। इसके अलावा कोई से भी एलिमेंट आप ले लीजिए, इसको स्क्वायर करने से आपको कभी भी इटसेल्फ वो एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कितने आ गए, 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं Z10 में। Z10 में कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है ये हम चेक करते हैं। तो Z5 में चेक करते हैं, पहले एलिमेंट लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4। तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब क्या होता है, 4 होता है मॉडुलो 5 में, 4 का मतलब 16, इसका मतलब 1। तो यहाँ पर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कितने आ गए, सिर्फ 2। ओके, इसी प्रकार आपका होमवर्क है कि आप Q प्लस डॉट में, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट, इन सब में आपको चेक करना है कि कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए आप इसको आप जरूर ट्राई करना। चलिए आगे देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ A is element then 1 minus A is also idempotent। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखना। कभी भी आपको कोई एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिल जाता है तब आप उसे 1 के साथ सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो नया एलिमेंट मिलेगा वो भी आपको आइडेम्पोटेंट ही मिलेगा। ठीक है, इससे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए A अगर आइडेम्पोटेंट है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू A। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है, 1 माइनस A को चेक करना है। तो 1 माइनस A का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस A स्क्वायर माइनस 2A। ठीक है, अब मैं जान रहा हूं कि A स्क्वायर का वैल्यू कितना है, A, सॉरी ये आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस A। तो देखिए 1 माइनस A स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 1 माइनस A। इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस A भी आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका Zn में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट खोजने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए एक नया नोट यहाँ पर दिया हुआ है, इफ R इज ID देन R हैज एग्जैक्टली या ओनली 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी आपका इंटीग्रल डोमेन है उसमें सिर्फ आपको 2 ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिलेगा।
ठीक है। तो कभी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को पहचान जाते हो कि ये आईडी है, तो डायरेक्टली आप बोल देना कि सिर्फ 2 ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी भी रिंग में 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईडी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए पहले इसका देख लेते हैं। अगर आर आईडी है तो उसके पास सिर्फ 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा, ठीक है। जेड प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, आर प्लस डॉट, सी प्लस डॉट, ठीक है। जेड रूट 2 प्लस डॉट, क्यू आई प्लस डॉट, ठीक है। जेड आई प्लस डॉट, जितने भी आप आईडी ले सकते हो ले लीजिए, उसमें चेक कीजिए कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ 2 ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कन्वर्स स्टेटमेंट को कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। मैं Z4 को ले लेता हूँ। Z4 मेरे पास है 0, 1, 2 और 3, ये आपका रिंग होता है। अब 0 का स्क्वायर आ जाएगा 0, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 0 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ पर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? सिर्फ 0 और 1। तो 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, बट ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होता। Z4 आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लीजिए आप, 2 × 2, इनका प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है, तो ये आपका आईडी नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। सेम स्टेटमेंट को आप फील्ड के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो। देखिए जो रिजल्ट आपका आईडी के लिए ट्रू हो रहा है वो रिजल्ट आपके फील्ड के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। क्योंकि फील्ड की प्रॉपर्टी आईडी में आईडी की प्रॉपर्टी फील्ड में होती ही है। तो यहां पर अगर मैं इसको चेंज कर दूं फील्ड से, इफ आर इज फील्ड देन आर हैज एग्जैक्टली 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट होगा, ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसको आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ स्टेटमेंट के तौर पे आते हैं, वहां पर ये सब आपका अप्लाई होगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इन Zn में कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं? तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है 2 की पावर d, और d का मतलब क्या होता है? ओमेगा n। और मैंने अभी आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया था ओमेगा n का मतलब क्या होता है? प्राइम डिवाइजर ऑफ n, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर प्राइम डिवाइजर ऑफ n के जितने प्राइम डिवाइजर है उसको आपको रख देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने इसमें देख लेते हैं Z5 में। Z5 का क्वेश्चन हमने पिछले बार किया था। तो Z5 में कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे? तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n। तो 5 के कितने प्राइम डिवाइजर हैं? ये देखिए 5 को कौन कौन से प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं? सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो डिवाइड करता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो आप जानते हैं कि Z5 में सिर्फ 2 ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि Z5 क्या है? एक फील्ड है, ठीक है। और देख लेते हैं सेकंड, Z20 प्लस डॉट, इसमें कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो जाएंगे? तो 2 की पावर प्राइम डिवाइजर ऑफ 20 को कौन कौन से प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं? तो 20 को कौन कौन डिवाइड करते हैं? 2 और 5। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड करते हैं, 2 और 5। तो टोटल कितने हो गए? 2। तो 2 की पावर 2 मतलब 4। तो Z20 के पास 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन कौन से होंगे? तो एक एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हमेशा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। उसके अलावा एक एलिमेंट हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ये हो गया। अब बच्चे 2 और आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, तो उन एलिमेंट्स को आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिल जाता है तो आप उसे क्या कीजिए, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो भी आपका एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0 - 1 भी आपका एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो जाएगा, मतलब -1। अब -1 की वैल्यू क्या होती है Z20 में? 19 ना। -1 किस में जाता है? 19 की क्लास में जाता है। अब देखिए 19 आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। सॉरी, यहाँ पर एक थोड़ा सा गलती हो गया है। रिजल्ट ये होता है कि अगर A आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो 1 - A भी आइडेम्पोटेंट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 आइडेम्पोटेंट है ना। 0 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट था तो 1 - A मतलब 1 - 0 मतलब 1 भी आइडेम्पोटेंट होगा। हम जान रहे हैं 1 आइडेम्पोटेंट है। इसके अलावा आप देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 का मतलब क्या है? 5। तो 5 भी एक आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो गया। अब जैसे ही 5 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो जाएगा 1 - 5 इज इक्वल टू -4। और -4 किसकी क्लास में जाता है?
16 की क्लास में, 16 भी आपका एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं 1 माइनस ए वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही Zn में अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिल गए, 0, 1, 5 और 16, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए आइडेम्पोटेंट एलिमेंट फाइंड करते हैं हम Q क्रॉस R क्रॉस C में, ठीक है। तो क्रॉस वाले जो क्वेश्चन है उसमें आप कैसे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट फाइंड करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कितने हो जाएंगे, जितने इसके पास है, इसके पास है और इसके पास है, आपको सिंपली क्रॉस कर देना है। तो आप जानते हो कि Q के पास कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं, 2, R के पास भी 2 और C के पास भी 2 एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका Q, R और C जो है वो फील्ड होता है, फील्ड के पास हमेशा 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं। तो टोटल आपके पास 8 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो देखिए पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स का पेयर बनाना है। देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। Q क्रॉस R क्रॉस C, 0 1 0 1 और 0 1, 0 1 ही सब आपके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। अब आपको सिर्फ इसका पेयर बना देना है। तो फर्स्ट पेयर आपके पास हो जाएगा 0 0 0, सेकेंड पेयर आपके पास आ जाएगा 1 0 0, थर्ड में आप 1 को यहाँ पर ले आइए, फोर्थ में आप 1 को लास्ट में ले आइए, ठीक है। फिफ्थ में आपके पास 1 1 1, सिक्स में आपके पास आ जाएगा 1 1 0, सेवेंथ में 1 0 1, 1 के प्लेस को आप चेंज कर दीजिए, और एट्थ आपके पास हो जाएगा 0 1 और 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 0 और 1 1 है, और यहाँ पर 2 1 और 1 बार 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास 8 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे, ओके। तो आपका होमवर्क है कि आप Q क्रॉस Z 5 में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट फाइंड करेंगे, Q I क्रॉस Z I में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट फाइंड करेंगे, और आपको फाइंड करना है Z 5 क्रॉस Z 6 क्रॉस Z 8 में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। तो रिंग के कैरेक्टरिस्टिक किसे कहा जाता है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देखिए इंटीजर आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे आपको छोटा इंटीजर लेना है, सच दैट n डॉट a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक ऐसा इंटीजर मिलता है जिसको आप रिंग के किसी भी, ठीक है, रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाए, वो 0 बन जाए, तब वो क्या कहलाएगा, वो जो n है वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। तो ध्यान रखेंगे रिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक यूनिक होता है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है इफ देयर इज नो सच n देन वी से दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई n एग्जिस्ट ही नहीं होता, आपको n ही नहीं मिल पा रहा है जिससे आप गुणा करो और आपको वो 0 बन जाए, तो इस केस में आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर na दिया है, na का मतलब क्या होता है, गुणा करना है, ठीक है। na का मतलब क्या है, आपको एक्चुअल में a को जोड़ना है कितने टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। na का मतलब क्या होता है, n टाइम जोड़ना, 2a मतलब a प्लस a 2 बार लिखना पड़ेगा, 3a का मतलब क्या होता है, a प्लस a प्लस a, तो na का मतलब क्या है, आपको a को n टाइम जोड़ना है, ठीक है। जबकि जब आप यहाँ पर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट देख रहे थे तब वहाँ पर आपके पास a स्क्वायर था, a स्क्वायर आपको क्या करना पड़ रहा था, गुणा करना पड़ रहा था, ठीक है। a का a के साथ गुणा कर रहे थे, जबकि यहाँ पर हम a को a के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z, Z मतलब इंटीजर्स। अब आप सोचिए Z में आपके पास दिया हुआ है -3 -2 -1 0 1 2 3 2 so on, ठीक है, ये आपका सेट है। अब बताइए आपके पास ऐसा कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, जिसको आप इन सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे, गुणा करोगे तो वो क्या कर दे, उसे 0 बना दे, ऐसा कौन सा नंबर होगा। देखिए
यहाँ पर कोई सा भी ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो आपका 0 बन जाए, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ z क्या लेना पड़ेगा, जब ऐसा कोई भी n एग्जिस्ट नहीं होता तब हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z6। चलिए Z6 का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले Z6 के एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 और 5। अब आप ये देखिए कि इन सब के साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे वो 0 बना दे सबको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 का, ये क्या हो जाएगा 0, 6 का मतलब है 0, 12 का मतलब होता है 0, 18 का मतलब हो जाएगा Z6 में 0, 24 मतलब 0 और 30 मतलब 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका 0 आ जा रहा है। इसके अलावा आप 12 भी ले सकते हो, 0.12 भी 0 आएगा, 1.12 भी आपका 0 आएगा, ठीक है। 6 के अलावा आप 12 ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, है ना, 24 भी ले सकते हो। बट इनमें सबसे आपको लिस्ट लेना है। डेफिनेशन में आपने लिखा हुआ है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर लिस्ट कौन है, यहाँ पर आपके पास 24, 18, 12 और 6, इन सब में आपके पास लिस्ट कौन है, 6, ठीक है। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z6 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो सेट का एलिमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कोई भी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, वो सेट में हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो यहाँ पर आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn आपका हो जाएगा n, ठीक है। ये रिजल्ट आप लिख लीजिए। और आपका होमवर्क है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn आपको फाइंड करना है, ये कितना होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप फाइंड करके लाएंगे। और आपका होमवर्क है आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Q R C भी फाइंड करना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं एक नोट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R1 क्रॉस R2। किन्हीं भी दो रिंग के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये आपका 0 होगा इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R1 इज इक्वल टू 0 या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R2 बराबर 0। मतलब इन दोनों में से किसी भी एक का या फिर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 आ जाएगा तो आप ये बोल देंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0, ठीक है। सेकंड आपका दिया हुआ है K, वेयर K इज इक्वल टू LCM ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। और यहाँ पर ये रहेगा कि ये इन दोनों में से किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों का इंडिविजुअल नॉन 0 है तो आपको सिंपली उनका एलसीएम ले लेना है, और अगर किसी भी एक का 0 है तो डायरेक्टली आप बोल देंगे कि वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z4 क्रॉस Z12, ये आ जाएगा आपके पास। Z4 का कैरेक्टरिस्टिक होता है 4, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर 12, तो ये जाएगा आपका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। यहीं पर अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक निकालूं Z क्रॉस Z12, तो ये आपके पास आ जाएगा। Z का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है 0 और 12 का होता है Z12 का 12, तो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक 0 आ चुका है तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि कैरेक्टरिस्टिक आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फैक्टर रिंग और रिंग होमोमॉर्फिज्म के ऊपर में बात करेंगे। तो जो भी बुक मैंने आपको बोला है कि आप फॉलो कीजिए, उन्हें आप डेली पढ़ते जाइए। जैसे कि मैंने आज कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया है, तो इससे रिलेटेड और बहुत सारे रिजल्ट हैं। जैसे कि एक रिजल्ट ये होता है कि अगर सब रिंग के पास रिंग का यूनिट आ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका R एक रिंग है, R आपका एक रिंग है और S उसका एक सब रिंग है, ठीक है। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम कब हो जाएंगे, अगर जो यूनिटी है R की, रिंग की यूनिटी अगर S के अंदर में आ जाएगी तो आप ये बोल सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जो आर कुमार की बुक में दिया हुआ है, AP सिंह की बुक में दिया हुआ है। तो आप इनका नोट्स बनाइए और उन बुक्स को डेली पढ़िए, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पर लिखा पाना, कवर करना मुश्किल है, हर चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ों को आप खुद से पढ़ना पड़ेगा
तो आप क्वेश्चंस बनाते जाइए, जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं। AP सिंह बुक को भी फॉलो कीजिए और R कुमार बुक के स्टेटमेंट्स को भी पढ़ते जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।